हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं जो सेशन पढ़ाऊंगी, तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को सीटेट का महामैराथन क्लास दूंगी। मिनी मैराथन नहीं, ये महामैराथन क्लास होगा, ठीक है, सीटेट का। तो आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी रिसेंटली होने वाला है एग्ज़ाम सीटेट का, तो आपको इसमें बहुत मदद मिलेगा सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो सेशन होगा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। एक बच्चा कहता है कि पेड़ मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस अवधारणा को सुधारने के लिए शिक्षक की सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? ए चाइल्ड से प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एड्रेस दिस मिसकंसेप्शंस। उसे सही उत्तर याद करने के लिए कहना, या प्रकाश, पत्तियों और भोजन निर्माण से संबंधित गतिविधियां कराना, या उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, या गलत उत्तर के लिए दंड देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश, पत्तियों और भोजन निर्माण से संबंधित गतिविधियां कराना। देखिए कैसे बच्चे की गलत धारणा जो होती है, यानी भ्रांति को दूर करने के लिए उसे केवल रटाने या दंड देने का काम नहीं चलता है। जब बच्चा प्रयोग या गतिविधि जैसे प्रकाश संश्लेषण से जुड़े प्रयोग करेगा तो वो प्रत्यक्ष रूप से समझेगा कि पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को सही ढंग से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन? घास, टिड्डा, मेढक, सांप, सांप, मेढक, टिड्डा, घास, या घास, सांप, टिड्डा, मेढक, या टिड्डा, घास, मेढक, सांप। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी घास, टिड्डा, मेढक और सांप। देखिए घास जो है ये घास है, घास को कौन खाएगा? इसको घास को टिड्डा खाएगा, ठीक है। इसको क्या खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को खाएगा आपका मेढक। कौन खाएगा? मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? इसको सांप खाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे एनर्जी फ्लो को इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब एक चेन, एक फूड चेन है। ये क्या है? एक फूड चेन है जिसको ये इंडिकेट करा जा रहा है। तो यहाँ बोल रहा है सही ढंग को दर्शाता है। जैसे कि हमेशा से जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो हमेशा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर घास से शुरू होता है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है जो घास को पहले खाएगा, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा? इसमें होगा आपका टिड्डा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? ये प्राइमरी कंज्यूमर। ये टिड्डा जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड में कौन होगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन होगा? ये आपका मेढक होगा, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद फिर कौन होगा? तीसरा कंज्यूमर कौन होगा? वो स्नेक होगा, यानी टर्सरी कंज्यूमर, ये स्नेक होगा। तो यहाँ पे ये फूड चेन को इंडिकेट किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में स्थानीय बाजार का भ्रमण यानी मुख्यतः भ्रमण जो किया जाता है वो किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ए विजिट अ लोकल मार्केट इन एन ईवीएस क्लासरूम मेनली प्रमोट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग? केवल रटने पर आधारित अधिगम, या प्रत्यक्ष अनुभव एवं अवलोकन, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, या केवल लिखित अभ्यास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव एवं अवलोकन, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए कैसे स्थानीय बाजार का भ्रमण बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, जिससे वे चीज़ों को खुद देख करके और अनुभव करके सीखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में वर्षा का पानी तेजी से बहकर नदियों में चला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भूजल पुनर्भरण में सबसे अधिक सहायक होगा? इफ रेन water rapidly runs off into rivers in an areas, which measure would be most helpful for groundwater recharge? अधिक पक्की सड़कें बनाना, या वर्षा जल संचयन एवं सोखता गड्ढे बनाना, पेड़ों को काटना, या जल निकासी को तेज करना? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्षा जल संचयन एवं सोखता गड्ढे बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पीट्स, ठीक है। यदि पानी तेजी से बहकर निकल जाता है तो ग्राउंड वाटर का स्तर क्या हो जाएगा? वो गिर जाता है, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोखता गड्ढे सबसे प्रभावी क्या है? उपाय हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसिडेशन वेस्ट है ये, ठीक है, एसिडेशन और रीजन वेस्ट।
तो ए में दिया है पौधों की पत्तियों को सामान्यतः भोजन निर्माण का प्रमुख स्थान माना जाता है, ठीक है। लीव्स आर जनरली कंसिडर्ड द मेन साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट। रीजन दिया है पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करती है। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स दैट यूटिलाइज लाइट एनर्जी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसा कि पौधे की पत्तियां भोजन निर्माण का मुख्य स्थान होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। एसोलेशन के अकॉर्डिंग उसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही, जो सूर्य के प्रकाश से क्या करती हैं, उपयोग करती हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे द्वारा किसी वस्तु को भारी या हल्की कहने के बजाय उसका भार मापने की गतिविधि मुख्यतः किस वैज्ञानिक कौशल को विकसित करती है? एन एक्टिविटी इन विच चिल्ड्रन मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ merely called it heavy or light, mainly develop which scientific skill? वर्गीकरण, मापन, स्मरण या अनुकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मापन यानी मेजरमेंट। यानी किसी वस्तु को केवल भारी या हल्का कहना मौखिक आकलन है, लेकिन उसका सटीक भार मापना यानी मेजरमेंट वैज्ञानिक कौशल को विकसित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण के बारे में सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट एवोपरेशन इज करेक्ट? यह केवल 100 डिग्री पर होता है, यह द्रव्य की सतह से हो सकता है, इसमें हमेशा बुलबुले बनते हैं, यह केवल बंद पात्र में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यह द्रव्य की सतह से हो सकता है। यानी देखिए, एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तापमान के किसी भी स्तर पर द्रव्य को वाष्प में बदलती है, यानी कि लिक्विड को किसमें बदलती है, वेपर में बदलती, वाष्प में बदल देती है। यह केवल क्या 100 डिग्री पर नहीं होता, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलना यानी बॉइलिंग होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है कि यदि पृथ्वी पर सभी केचुए समाप्त हो जाए तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? ए टीचर आस्क्स व्हाट वुड हैपन टू सॉइल इफ ऑल अर्थवॉर्म्स डिसअपीयर्ड। दिस क्वेश्चंस प्रमोट विच टाइप ऑफ थिंकिंग? रटने की क्षमता, कानात्मक एवं कल्पनात्मक सोच, नकल या केवल शब्दावली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कैजुअल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग होगा। देखिए कैसे, केचुओं के समाप्त होने पर मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सोचना एक काल्पनिक और तार्किक यानी कि तार्किक सोचों को बढ़ावा देता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी घरेलू तरीका है? विच इज द मोस्ट इफेक्टिव हाउस होल्ड मेथड फॉर मेकिंग वाटर सेफ यानी सेफर? खुले बर्तनों में रखना, उबालना और स्वच्छ पात्र में रखना, धूप से दूर रखना मात्र, या उसमें मिट्टी मिलाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उबालना और स्वच्छ पात्र में रखना। पानी को सुरक्षित और पीने योग्य बनाने का सबसे प्रभावी घरेलू तरीका उसे उबालना यानी बॉइलिंग है। क्या है? बॉइलिंग होता है, ताकि उसमें मौजूद रोगाणु नष्ट हो जाए और फिर उसे साफ बर्तन में रखना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे यह देखते हैं कि छाया की लंबाई दिन भर बदलती रहती है तो शिक्षक इस अवलोकन से किस अवधारणा की ओर बढ़ सकता है? If children observe that the length of a shadow changes throughout the day, which concept can the teachers develop from this observation? पृथ्वी का आकार, सूर्य की स्थिति और छाया के संबंध, जल चक्र या मृदा निर्माण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की स्थिति और छाया के संबंध। कैसे? देखिए, दिन भर छाया की लंबाई का बदलना सीधे तौर पर आकाश में सूर्य की बदलती हुई स्थिति यानी पोजिशन ऑफ द सन से जुड़ा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्सेस? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। यानी सोलर एनर्जी एक नवीकरणीय क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, जबकि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस क्या है, ये अनवीकरणीय रिसोर्सेस होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, शिक्षक की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या होगी? ए चाइल्ड सेज द मून प्रोड्यूसेस
इट्स ओन लाइट व्हाट वुड बी द बेस्ट टीचर रिस्पॉन्स। सीधे कहना कि यह गलत है। चंद्रमा के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश के अवलोकन की गतिविधियां कराना, या बच्चे को चुप करा देना, या उत्तर लिखवा देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश के अवलोकन की गतिविधि कराना। कैसे? देखिए, बच्चे की गलतफहमी को डांटकर या सीधे गलत कहकर ठीक नहीं किया जा सकता। गतिविधि के माध्यम से उसे समझाना सबसे अच्छा तरीका है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है ईवीएस को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ ईवीएस। यह केवल विज्ञान है, यह केवल सामाजिक विज्ञान है, यह बच्चे के परिवेश को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का समेकित क्षेत्र है, या यह केवल पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चे के परिवेश को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का समेकित क्षेत्र है। यानी देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड विषय है, जो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के घटकों को जोड़कर बच्चों में परिवेश को क्या करता है, समझाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसोलेशन बेस्ड है ये, ठीक है। तो एसोलेशन ए में है कि पौधे की जड़ें केवल मिट्टी में पौधे को स्थिर करने का काम नहीं करती। रूट्स डू नॉट मेरली एंकर प्लांट्स इन द सॉइल। रीजन है, जड़ें जल और खनिजों के अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, या दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो यहाँ पे हम लोग एसोलेशन और रीजन बेस्ड देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? देखिए, जड़ें सिर्फ पौधे को स्थिर नहीं रखती है, ठीक है, ये क्या करती है, पौधे की जड़ें केवल मिट्टी को पौधे को स्थिर करने का काम नहीं करती, बिल्कुल सही, बल्कि वे मिट्टी से पानी और खनिजों का भी अवशोषण करती है। जड़ें क्या करती है, जल और खनिज का अवशोषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। इसलिए दोनों ए एसोलेशन और आर रीजन दोनों सही है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव में लगातार भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। इफ ग्राउंड वाटर इज कंटिन्यूसली ओवर एक्सट्रैक्टेड इन अ विलेज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस। जल स्तर बढ़ेगा या भूजल स्तर नीचे जाएगा, ये वर्षा तुरंत बढ़ जाएगी, या मिट्टी हमेशा अत्यधिक उपजाऊ होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूजल स्तर नीचे जाएगा। कैसे? अत्यधिक भूजल दोहन से जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म होता है, जिससे भूजल स्तर क्या होता है, नीचे चला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को अलग अलग पत्तियां देकर उनके भार, किनारे और सिराओं के आकार यानी आधार पर समूह बनाने को कहना किस कौशल को विकसित करता है। आस्किंग चिल्ड्रन टू ग्रुप डिफरेंट लीव्स बेस्ड ऑन शेप, मार्जिन्स एंड वेन्स डेवलप विच स्किल। वर्गीकरण, अनुमान लगाना, अनुकरण या केवल स्मृति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्गीकरण होगा। कैसे? देखिए, पत्तियों को उनके आकार, किनारों और सिराओं के आधार पर अलग अलग समूह बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कौशल का विकास करता है। क्या चीज का? कौशल का विकास करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवकरणीय कचरा है, अवक्रमणीय कचरा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक बोतल, कांच, सब्जियों के छिलके या एल्यूमिनियम कैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों के छिलके यानी वेजिटेबल स्पिल्स। देखिए, सब्जियों के छिलके जैविक रूप से सड़ने गलने योग्य यानी कि बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, जबकि प्लास्टिक जो है, कांच है, एल्यूमिनियम कैन है, ये क्या है, गैर जैव अनवीकरणीय वेस्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में निम्न में से कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है। विच मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भोजन को खुला रखना, प्रशीतन या भोजन में पानी बढ़ाना, या गंदे हाथों से भोजन छूना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज में, यानी रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज में रखना कम तापकरण प्रदान करता है, जिससे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि जो होती है वो धीमी हो जाती है और भोजन क्या हो जाता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। व्हाट डज द लोकल टू ग्लोबल अप्रोच इन ईवीएस मीन।
केवल स्थानीय समस्याएं पढ़ाना, या बच्चे के निकट परिवेश से व्यापक पर्यावरणीय अवधारणाओं की ओर बढ़ना, या केवल विश्व की समस्याएं पढ़ाना, या स्थानीय अनुभव को नजरअंदाज करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के निकट परिवेश से व्यापक पर्यावरणीय अवधारणाओं की ओर बढ़ना। देखिए कैसे, स्थानीय से वैश्विक यानी लोकल टू ग्लोबल उपागम का अर्थ बच्चे के खुद के आसपास के पर्यावरण से शुरू करके धीरे धीरे दुनिया की व्यापक पर्यावरणीय समस्या तक ले जाना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ एसोलेशन बेस्ड है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एसोलेशन ए में कि जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। रीजन है प्रत्येक जीव का पारिस्थितिक तंत्र में समान कार्य होता है। एवरी ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्चुअली द सेम फंक्शन इन एन इकोसिस्टम। दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही, आर सही है। ठीक है, यानी कि एसोलेशन ए भी सही है, रीजन भी सही है। देखिए कैसे, जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव की अपनी एक विशिष्ट भूमिका और एक कार्य होती है। इससे रीजन भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध में पानी मिलाने का पता लगाने के लिए बच्चे किस प्रकार के वैज्ञानिक प्रक्रिया अपना सकते हैं? विच साइंटिफिक प्रोसेस कैन चिल्ड्रन यूज टू इन्वेस्टिगेट वेदर वाटर हैज़ बीन एडेड टू मिल्क? केवल अनुमान लगाना, या केवल अवलोकन करना, तुलना करना, या उपयुक्त परीक्षण करना, या केवल पाठ याद करना, या शिक्षक से उत्तर पूछना। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अवलोकन करेंगे, तुलना करेंगे और उपयुक्त परीक्षण करेंगे। इसलिए देखिए कैसे, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए बच्चों को पहले क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका तुलना करना पड़ेगा, फिर सही वैज्ञानिक परीक्षण करने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मच्छरों के प्रजनन को रोकने की दृष्टि से सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय है? विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिटी मेजर फॉर प्रिवेंटिंग मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग? केवल मच्छर मारना, रुके हुए पानी को हटाना, या घर में रोशनी बंद रखना, या अधिक पेड़ काटना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुके हुए पानी को हटाना, रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर। कैसे, देखिए कि देखिए मच्छर ठहरे हुए या रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। समुदाय स्तर पर पानी को जमा ना होने देना सबसे प्रभावी रोकथाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षी उड़ते हैं के बजाय क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं? पूछना किस प्रकार के सोच को बढ़ावा देता है? आस्किंग कैन ऑल बर्ड्स इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग बर्ड्स फ्लाई प्रमोट्स दिस टाइप ऑफ थिंकिंग? आलोचनात्मक सोच, या यांत्रिक स्पंदन, या नकल, या केवल लिखने का कौशल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे, क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं? पूछने से बच्चा हाँ या ना सोचने के साथ साथ अपवादों के बारे में विचार करता है, जो आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल चक्र में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है? विच प्रोसेस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग द वाटर साइकिल? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण, या जमना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण इन एवोपरेशन। यानी वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिससे जल द्रव से वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता है और मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक पौधे को कई दिनों तक प्रकाश से वंचित रखा जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इफ अ प्लांट इज deprived of light for several days, which process will be adversely affected first? प्रकाश संश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण, संघनन, या वाष्पीकरण? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश न मिलने पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों के पूर्वाज्ञान को जानना क्यों आवश्यक है? वाई इज द इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस प्रियर नॉलेज इन ईवीएस? ताकि केवल कमजोर बच्चों को अलग किया जा सके, ताकि नए ज्ञान और उनके अनुभव से जोड़ा जा सके, या ताकि गृह कार्य कम दिया जा सके, या केवल परीक्षा की तैयारी हो? तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ताकि नए ज्ञान को उनके अनुभव से जोड़ा जा सके। यानी देखिए
रचनावादी शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानकर ही नए ज्ञान को उसके वास्तविक अनुभव से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एसेलेशन रीजन बेस्ड है। तो एसेलेशन ए में है कि खास श्रृंखला में उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं, प्रोड्यूसर आर इंपॉर्टेंट इन अ फूड चेन, ठीक है। और रीजन है वे बाहरी ऊर्जा मुख्यतः सूर्य के प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। दे कैन कन्वर्ट एक्सटर्नल एनर्जी मेनली सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। दोनों सही तथा आ सही व्याख्या करता है, दोनों सही लेकिन आ से व्याख्या नहीं करता। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही, आ सही व्याख्या करता है। जैसा कि फूड चेन में उत्पादक जो होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल सही, ये सही है। और वे बाहरी ऊर्जा मुख्यतः सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी बदल सकते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में पेड़ों की अत्यधिक कटाई का कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित है? Which consequence is most likely due to excessive deforestation in an area? मृदा अपरदन में कमी, मृदा अपरदन में वृद्धि, जैव विविधता में वृद्धि या भूजल पुनर्भरण में निश्चित वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि, इंक्रीज द इन सॉइल इरोशन। देखिए कैसे, देखिए पेड़ों की अत्यधिक कटाई से मिट्टी की पकड़ कम हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन सॉइल इरोशन में भारी क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को घर में उपयोग होने वाले पानी का एक दिन का रिकॉर्ड बनाने को कहना किस प्रकार का अधिगम है? आस्किंग चिल्ड्रंस टू रिकॉर्ड हाउस होल्ड वाटर यूज फॉर वन डे रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ लर्निंग? अनुभवनात्मक अधिगम, केवल मौखिक अधिगम, केवल रटने का अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुभवनात्मक अधिगम। एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, लर्निंग होगा। कैसे होगा, देखिए जब बच्चे खुद अपने घर के पानी का उपयोग का रिकॉर्ड बनाते हैं तो वे अपने अनुभव से सीखते हैं, जिसे क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण की व्यापक अवधारणा को दर्शाता है? विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट? केवल पेड़ पौधा या केवल प्राकृतिक संसाधन या जैविक अजैविक तथा सामाजिक घटकों का परस्पर संबंध या केवल मौसम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक अजैविक तथा सामाजिक घटकों का परस्पर संबंध दर्शाता है। कैसे, देखिए पर्यावरण केवल पेड़ पौधे या प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें जैविक अजैविक, जैविक मतलब जो जीवित है, अजैविक मतलब जो निर्जीव है, और सामाजिक घटनाओं का क्या होता है, अंतर संबंध शामिल है, इंटर रिलेशनशिप शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि रेगिस्तान में कोई पौधा नहीं उग सकता, शिक्षक का सर्वोत्तम कदम क्या होगा? ए चाइल्ड से नॉट प्लांट कैन ग्रो इन अ डिजर्ट, व्हाट शुड द टीचर आइडली डू? कथन को सही मान लेना, रेगिस्तानी पौधे के उदाहरण उनके अनुकूलन पर चर्चा करना, या बच्चे को डांटना या उत्तर रटवाना? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगिस्तानी पौधे के उदाहरण और उनके अनुकूलन पर चर्चा करना। देखिए बच्चे के मन की भ्रांति को दूर करने के लिए मरुस्थलीय पौधे जैसे कि कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, और उनके अनुकूलन एडेप्टेशन पर चर्चा कराना सबसे अच्छा शिक्षक क्या है, कदम है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊंट को मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुकूल जीव क्यों माना जाता है? व्हाई इज कैमल कंसिडर्ड एडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशंस? वह पानी की आवश्यकता से पूरी तरह मुक्त है, या उसके शरीर में जल संरक्षण से संबंधित अनुकूलन होते हैं, वह केवल रात में जीवित रहता है, वह पौधे पर निर्भर नहीं करता? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उसके शरीर में जल संरक्षण से संबंधित अनुकूलन होते हैं। देखिए कैसे, ऊंट मरुस्थल में इसलिए जीवित रहता है क्योंकि उसके शरीर में पानी बचाने यानी कि जल को संरक्षण करने की खास शारीरिक विशेषताएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण को अलग करने की उपयुक्त विधि है? रेत और पानी। विच इज एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर? निस्यंदन, चुंबकीय पृथक्करण, मथना या हाथ से चुनना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। रेत और पानी के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन करना सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों को प्रश्न पूछने के पर्याप्त अवसर देना क्यों आवश्यक है? Why is it important to provide children ample opportunities to ask questions? इससे कक्षा का समय हमेशा कम होता है,
यह जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। इससे शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। इससे पाठ्य पुस्तक अनावश्यक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। देखिए कैसे, ईवीएस कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देने से उसकी प्राकृतिक जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच क्या होती है, विकसित होती है, डेवलप करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये एसेरेशन बेस्ड है। ए में है, भोजन पकाने से हमेशा उस सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। कुकिंग फूड ऑलवेज डिस्ट्रॉय ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स। रीजन में है कि कुछ पोषक तत्व गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि सभी पोषक तत्व समान रूप से प्रभावित नहीं होते। सम न्यूट्रिएंट्स आर हीट सेंसिटिव बट डू नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर अफेक्टेड इक्वली। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए गलत, आर सही। देखिए ए गलत कैसे होगा, भोजन पकाने से हमेशा सभी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। देखिए ए क्या सही होगा, भोजन पकाने से हमेशा उसके सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये गलत है। कुछ पोषक तत्व गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, सभी पोषक तत्व समान रूप से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे एसरेशन ही एक गलत है और रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के घरों की तस्वीर दिखाकर यह पूछना कि इन घरों की बनावट स्थानीय जलवायु से कैसे संबंधित हो सकती है, किस प्रकार का प्रश्न है। शोइंग चिल्ड्रंस पिक्चर ऑफ डिफरेंट हाउसेस and asking how their design may relate to local climate is what type of question? तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक, स्मृति आधारित, हाँ या नहीं आधारित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल। कैसे, घरों की बनावट और स्थानीय जलवायु के बीच संबंध स्थापित करना एक क्या है, एनालिटिकल प्रकार का प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। वृक्षारोपण, जीवाश्म ईंधन का दहन, वर्षा जल संचयन, जैविक खाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। कैसे, देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल में सबसे पहले रिड्यूस पर जोर देने का क्या कारण है, कारण क्या है पूछा जा रहा है। वाई शुड रिड्यूस बी प्रायोरिटीज्ड इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इससे वस्तुओं की आवश्यकता ही कम की जा सकती है, इससे हर वस्तु पुनर्चक्रित हो जाती है, इससे कचरा स्वतः समाप्त हो जाता है, या इससे केवल प्लास्टिक का पुनः उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे वस्तुओं की आवश्यकता ही कम की जा सकती है। कैसे, देखिए कचरा प्रबंधन में यानी रिड्यूस, कम करना को सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि यदि हम चीज़ों का उपयोग जरूरत भर ही करेंगे तो कचरा कम पैदा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, यदि किसी तालाब से सारी मछलियां समाप्त हो जाए तो तालाब के अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह किस कौशल का आकलन करता है। ए टीचर आस्क्स इफ ऑल फिश डिसअपीयर फ्रॉम अ पॉन्ड व्हाट इफेक्ट्स माइट अकर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट स्किल डज दिस एशेस। कारण, परिणाम, संबंध समझना, या वर्तनी, या हस्तलेखन, या स्मरण मात्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। देखिए कारण, परिणाम, संबंध समझना, अंडरस्टैंडिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कैसे, देखिए तालाब में मछलियां खत्म होने पर अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जो प्रश्न है वो कॉज इफेक्ट संबंध का आकलन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण का पारंपरिक तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अचार बनाना, प्लास्टिक जलाना, पानी मिलाना, या खुले में छोड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अचार बनाना यानी पिकिंग। अचार बनाना इसमें नमक, तेल और मसालों का उपयोग करके खाद्य संरक्षण का एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को लगता है कि साफ दिखाई देने वाली पानी हमेशा पीने योग्य होता है तो शिक्षक को किस अवधारणा पर जोर देना चाहिए। इफ अ चाइल्ड थिंक्स दैट वाटर दैट लुक्स क्लीन इन ऑलवेज सेफ टू ड्रिंक, विच कंसेप्ट शुड बी टीचर एम्फेसाइज्ड। पारदर्शिता और पीने योग्य होने में अंतर, पानी का रंग या पानी का स्वाद ही सुरक्षा का प्रमाण है, या केवल तापमान
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पारदर्शिता और पीने योग्य होने में अंतर। कैसे देखिए, शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि जो पानी साफ और पारदर्शी दिखता है जरूरी नहीं कि वो पीने योग्य यानी पोर्टेबल भी हो, उसमें रोगाणु भी हो सकते हैं, ठीक है, जीवाणु भी हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक की भूमिका निभाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ डिकम्पोजर? कवक, हिरन, घास या बाघ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फंगी यानी कवक। फंगी और बैक्टीरिया प्रकृति का डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं, जो मरे हुए जीवों को क्या करते हैं, गलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने परिवार में उपयोग किए जाने वाले ईंधनों की सूची बनाकर उसके फायदे नुकसान की तुलना करने को कहना किस प्रकार की गतिविधि है? Asking children to list fuel used in their families and compare their advantage and disadvantage is what kind of activity? संदर्भ आधारित एवं विशेषात्मक, केवल रटने वाली या केवल शारीरिक या केवल असंबंधित? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, संदर्भ आधारित एवं विशेषात्मक, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एंड एनालिटिकल। कैसे? परिवार में उपयोग होने वाले ईंधनों की सूची बनाकर उसके नफे नुकसान की तुलना करना संदर्भ आधारित और विश्लेषणात्मक गतिविधि होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसिडेशन बेस्ड है ये, तो देखिए एसिडेशन ए में दिया है, किसी स्थान की जैव विविधता को समझने के लिए केवल वहां पाए जाने वाले पौधों की संख्या जानना पर्याप्त नहीं है। Knowing only the number of plant species is not sufficient to understand biodiversity of a place. रीजन दिया है कि जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके बीच संबंधों का अध्ययन भी शामिल है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। दोनों सही तथा आ सही व्याख्या है, दोनों सही लेकिन आ सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही आर सही है। देखिए कैसे, केवल पौधे की गिनती से जैव विविधता नहीं समझी जा सकती, क्योंकि उसमें विभिन्न जीवों और उनके आपसी संबंध का अध्ययन भी शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, और ए और बी क्या है, दोनों सही है, रीजन भी सही है और एसोलेशन भी सही है। अगला प्रश्न है, किसी पौधे की पत्ती पर पेट्रोलियम जेली की मोटी परत लगाने पर प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अप्लाइंग ए थिकर लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली ऑन ए प्लांट लीफ में अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, बिकॉज गैसों के आदान प्रदान में बाधा हो सकती है, जड़ें तुरंत सूख जाती है, मिट्टी का पीएच तुरंत बदल जाता है, पौधा गुरुत्वाकर्षण खो देता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गैसों के आदान प्रदान में बाधा हो सकती है, गैस एक्सचेंज में भी हिंडर्ड। कैसे? देखिए, पत्ती पर पेट्रोलियम जेली लगाने से उसके रंध्र यानी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुक जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग विशेष रूप से प्रभावी क्यों है? व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन ईवीएस? बच्चे अनुभव से अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं, इससे शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, इसे परीक्षा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसमें कोई मूल्यांकन नहीं होता। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे अनुभव से अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे, करके सीखना नहीं लर्निंग बाय डूइंग इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि बच्चे क्या अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को कम करने में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिड्यूस सॉइल इरोशन? वनों की कटाई, ढलानों पर वनस्पतिक आवरण, या अत्यधिक चराई, या ढान पर बिना रोक टोक पानी बहाना? इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ढलानों पर वनस्पति आवरण। कैसे? देखिए, ढलानों पर पेड़ पौधे और घास होने से यानी कि वनस्पति आवरण मिट्टी बन जाती है और मृदा अपरदन क्या होता है, कम होने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में एक ही फसल को लगातार कई वर्षों तक उगाया जाए तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी हो सकता है? इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स विच मेजर्स मे हेल्प मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? फसल चक्रण, अधिक प्लास्टिक डालना, सिंचाई पूरी तरह बंद करना, या सभी सूक्ष्म जीव नष्ट करना? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। देखिए कैसे, लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है, जिससे फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन अपनाकर क्या क्या आता है, उसको बनाए रखे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों के उत्तरों को तुरंत सही या
गलत कहने के बजाय उसे पूछता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली लेबलिंग चिल्ड्रंस आंसर एज राइट और रॉन्ग, अ टीचर आस्क्स व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट। बच्चों की सोच को समझने वाली रचनावादी दृष्टिकोण, या केवल व्याख्यान विधि, या दंडात्मक विधि या दृष्टिकोण, या केवल परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बच्चों की सोच को समझने वाली रचनावादी दृष्टिकोण। कैसे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, पूछना बच्चों के दृष्टिकोण को समझने और रचनावादी शिक्षण को ही बढ़ावा देने का तरीका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसेलेशन बेस्ड है ये, तो ईवीएस में मूल्यांकन जो है केवल अंतिम परीक्षा का सीमित नहीं होना चाहिए, यानी कि असेसमेंट इज ईवीएस शुड नॉट बी लिमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन। रीज़न है, बच्चों की समझ और सीखने की प्रक्रिया को गतिविधियां, अवलोकन, प्रश्नों और कार्यों के माध्यम से भी जाना जा सकता है। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन ऑल्सो बी एसेस्ड थ्रू एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चंस एंड टास्क। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों गलत, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे, देखिए, मूल्यांकन केवल अंतिम परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सीख का आकलन गतिविधियों, अवलोकनों और कार्यों द्वारा ही निरंतर किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है सभी बीज मिट्टी के अंदर ही अंकुरित हो सकते हैं, शिक्षक उसकी अवधारणा को चुनौती देने के लिए सबसे उपयुक्त क्या करेगा। ए चाइल्ड सेज ऑल सीड्स कैन जर्मिनेट ओनली इनसाइड सॉइल, व्हाट शुड द टीचर डू चैलेंज दिस कंसेप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएटली। बच्चे को सही उत्तर याद करवाना, या अलग अलग परिस्थितियों में बीज अंकुरन का प्रयोग करना, या केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषा लिखवाना, या गलत उत्तर बताकर आगे बढ़ जाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अलग अलग परिस्थितियों में बीज अंकुरन का प्रयोग करवाना। कैसे, देखिए, बच्चे की इस भ्रांति को दूर करने के लिए बीज केवल मिट्टी के अंदर ही अंकुरित हो सकते हैं, उसे अलग अलग परिस्थितियों जैसे कि बिना मिट्टी के गीली रुई पर में भी बीज अंकुरित करके दिखाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यानी 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। जड़ों द्वारा खनिजों का अवशोषण, पत्तियों आदि से जल वाष्प का निकलना, पौधे द्वारा भोजन का पचना यानी पाचन, यानी बीज का अंकुरन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, पत्तियों आदि से जल वाष्प का निकलना। देखिए, पौधे द्वारा अतिरिक्त पानी का वाष्प के रूप में मुख्य रूप से पत्तियों के रास्ते से बाहर निकलना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से पूछता है कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है। यह प्रश्न मुख्यतः किस अवधारणा को से संबंधित है। ए टीचर आस्क्स व्हाई डज वाटर इन एन अर्दन पॉट्स रिमेन कूल इन समर। दिस क्वेश्चन इन मेनली रिलेटेड टू विच कंसेप्ट, संघनन, वाष्पीकरण, जमना या अवसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण यानी कि एवोपरेशन। मटके की सतह के सूक्ष्म छिद्रों से पानी रिसकर बाहर आता है और वाष्पीकृत यानी एवोपरेशन होता है, जिससे ठंडक उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण और उबलने के बीच सही अंतर बताता है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश एवोपरेशन फ्रॉम बॉइलिंग। वाष्पीकरण केवल पूरे द्रव में होता है, उबलना केवल सतह पर होता है। वाष्पीकरण सतह पर भी हो सकता है, जबकि उबलना पूरे द्रव में होता है। ठीक है, दोनों बिल्कुल समान प्रक्रियाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण सतह पर हो सकता है, जबकि उबलना पूरे द्रव में होता है। कैसे, देखिए, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर सतह से धीरे धीरे होता है, जबकि उबलना एक निश्चित तापमान पर पूरे द्रव के अंदर बुलबुले बनाते हुए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसोलेशन बेस। एसोलेशन ए में दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतों का ढलानदार होना उपयोगी होता है। स्लोपिंग रूफ्स आर यूजफुल फॉर हाउसेस इन हिल्स रीजन। रीजन है, ढलानदार छत वर्षा और बर्फ को आसानी से नीचे फिसलने में सहायता कर सकती है, यानी स्लोपिंग रूफ्स कैन हेल्प रेन एंड स्नो स्लाइड डाउन मोर इजली। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कैसे, देखिए,
पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानदार छतें होती हैं, ठीक है, ताकि बारिश का पानी क्या हो और बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे को किसी पौधे की जड़ों, तनों और पत्तियों का अवलोकन करके उसके कार्यों के बीच संबंध स्थापित करना हो तो यह किस प्रकार का अधिगम है? इफ चिल्ड्रंस ऑब्जर्व रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड establish relationship among their functions, what kind of learning इज दिस? संवेदनात्मक और विश्लेषणात्मक अधिगम, केवल रटने का अधिगम, अनुक्रियात्मक अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे रिलेशन एंड एनालिटिकल लर्निंग, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए जड़ों, तनों और पत्तियों का अवलोकन करके उसके कार्यों में आपसी संबंध स्थापित करना संबंधात्मक और विश्लेषणात्मक अधिगम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट? अमरबेल, आम का पेड़, गेहूं या घास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरबेल यानी कसकट्टा। यानी कसकट्टा एक परजीवी यानी पैरासाइट पौधा होता है जो दूसरे पेड़ों से अपना भोजन क्या करता है, पोषण को लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में यदि अपघटकों की संख्या बहुत कम हो जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट? क्या होगा? मृत जैव पदार्थ का अपघटन धीमा होगा, या उत्पादकों की संख्या तुरंत दोगुनी होगी, या सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा, या वर्षा रुक जाएगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मृत जैव पदार्थ का अपघटन धीमा हो जाएगा। यानी कि अपघटक मतलब फंगस, बैक्टीरिया बहुत कम हो जाएंगे, तो मरे हुए जीव जंतु और कचरे का अपघटन यानी सड़ना गलना बहुत धीमा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय लोक कथाओं और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने का प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग लोकल फोकस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन ईवीएस? यह बच्चों के अनुभव और संस्कृति को क्या करता है, जोड़ता है, या इससे वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, या इससे केवल मनोरंजन होता है, या यह पाठ्यक्रम को पूरी तरह से अनावश्यक बना देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों के अनुभवी और संस्कृति से सीखने को जोड़ता है। कैसे? स्थानीय लोक कथाओं और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने से बच्चे की स्कूली शिक्षा उसके घर और संस्कृति के अनुभव से जुड़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि हमें सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए चाइल्ड सेज द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ बिकॉज वी सी द सन मूविंग, व्हाट शुड द टीचर डू? बच्चे को डांटना, या उसके अवलोकन को स्वीकार करके पृथ्वी के घूर्णन की अवधारणा पर गतिविधि कराना, या केवल सही उत्तर लिखवा देना, या प्रश्न को छोड़ देना? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसके अवलोकन को स्वीकार करके पृथ्वी के घूर्णन की अवधारणा पर गतिविधि कराना। कैसे? देखिए, बच्चे के शुरुआती अवलोकन का सम्मान करते हुए उसके गतिविधि के माध्यम से समझना चाहिए कि सूरज नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी घूर्णन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण की तुलना में जल का विवेकपूर्ण उपयोग का बेहतर उदाहरण है? विच इज द बेटर एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ वाटर रैदर देन मेरली वाटर कंजर्वेशन? नल खुला छोड़ देना, या आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करना तथा अपव्यय रोकना, हर परिस्थिति में पानी का उपयोग बंद कर देना, या अधिक पानी संग्रहित करके उसे खराब होने देना? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, आवश्यकता से अनुसार पानी का उपयोग करना और अपव्यय रोकना। देखिए कैसे, केवल पानी बचाना ही नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना और बर्बादी रोकना विवेकपूर्ण उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का जैविक संकेतन माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? कुछ संवेदनशील जलीय जीवों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, पानी का केवल रंग, बर्तन का आकार, या पानी की मात्रा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ संवेदनशील जलीय जीवों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। कैसे? देखिए, पानी में कुछ खास संवेदनशील जीवों का होना या गायब होना इस बात का जैविक संकेतन इन बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है कि पानी कितना प्रदूषित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये एसरेशन बेस्ड है, तो एसरेशन ए में है कि भोजन की विविधता जो होती है स्वस्थ आहार के लिए महत्वपूर्ण है। डाइटरी डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी डाइट। रीजन है, अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स।
दोनों सही तथा आर सही है, सही व्याख्या करता है। दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दोनों सही है, आर की व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे है कि स्वस्थ आहार के लिए भोजन में विविधता महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, क्योंकि अलग अलग खाद्य पदार्थ शरीर को अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को भोजन में केवल स्वाद के आधार पर पौष्टिक और अपौष्टिक निर्णय लेने दिया जाए तो शिक्षक को किस दिशा में चर्चा करनी चाहिए? इफ अ चाइल्ड क्लासिफाइज फूड एज nutritious or non-nutritious only on the basis of taste, what should be teacher discuss? पोषक तत्वों और संतुलित आहार की अवधारणा, केवल भोजन का रंग, केवल भोजन की कीमत या केवल भोजन की खुशबू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोषक तत्वों और संतुलित आहार की अवधारणा। कैसे? देखिए, यदि बच्चा केवल स्वाद के आधार पर भोजन को अच्छा या बुरा मानने लगे तो शिक्षक को उसके पोषक तत्वों और संतुलित आहार की अवधारणा समझानी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थों में प्रोटीन अपेक्षाकृत अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? दाल, चीनी, नमक, तेल। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दाल यानी पल्सेस। दालें प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये प्रमुख स्रोत होता है, जबकि चीनी, नमक, तेल ये सब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में आहार पढ़ाते समय केवल पोषक तत्वों की सूची याद करवाने के बजाय स्थानीय भोजन पर चर्चा कराना अधिक प्रभावी क्यों हो सकता है? प्रभावी हो सकता है। Why can discussing local foods be more effective than merely memorizing a list of nutrients while teaching food in EVS? इससे अवधारणाएं बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ती है। इससे पोषण विज्ञान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे केवल मनोरंजन होता है या इससे केवल मूल्यांकन समाप्त हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इससे क्या होता है, अवधारणा जो होती है बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा की जल धारण क्षमता को प्रभावित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? मृदा की बनावट, केवल हवा का रंग, सूर्य की दिशा मात्र या पौधे की ऊंचाई मात्र? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मृदा की बनावट यानी सॉइल टेक्सचर। कैसे? देखिए, मिट्टी की बनावट यानी कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी सीधे तौर पर उसकी पानी को रोकने या धारण करने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को तय करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसान की मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाए तो सामान्यतः क्या लाभ हो सकता है? व्हाट कैन जनरली बी बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन एग्रीकल्चर सॉइल? मृदा संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार, सभी सूक्ष्मजीवों का नाश या मृदा का पूर्णतः जल रोधित होना या प्रकाश संश्लेषण का रुकना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार। कैसे? देखिए, मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी कि खाद मिलाने से उसकी संरचना सुधरती है और पानी रोकने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे अपने घर में एक सप्ताह तक उत्पन्न होने वाले कचरे को अलग अलग श्रेणियों में दर्ज करें। यह गतिविधि मुख्यतः किस क्षमता का विकास करेगी? ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू रिकॉर्ड हाउसहोल्ड वाटर फॉर अ वीक under different categories. This activity mainly develops which ability? डेटा संग्रह एवं वर्गीकरण, केवल स्मरण, केवल सुलेख या केवल मौखिक अभिव्यक्ति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा संग्रह और वर्गीकरण, डेटा कलेक्टिंग एंड क्लासिफिकेशन। कैसे? एक हफ्ते तक कचरे का रिकॉर्ड रखना यानी डेटा कलेक्शन है और उसे अलग अलग श्रेणियों में दर्ज करना क्या क्लासिफिकेशन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा प्रबंधन की दृष्टि सबसे उपयुक्त क्रम है? विच सीक्वेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इज वाटर वेस्ट मैनेजमेंट? तो यहाँ पे दिया हुआ है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, थ्रोन, रिड्यूस, बर्न, थ्रोन, रियूज या थ्रोन, बर्न या रिड्यूस? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कम करना, पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण। देखिए, कचरा प्रबंधन का सबसे सही और वैज्ञानिक क्रम 3R, ठीक है, का सही क्रम है। सबसे पहले कचरा को कम करेंगे, फिर उसका दोबारा उपयोग करेंगे और अंत में उसे रिसाइकल करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पूछता है, बारिश का पानी समुद्र में जाने के बाद फिर मीठा पानी कैसे बनता है? यह प्रश्न किस प्राकृतिक प्रक्रिया से संबंधित
चर्चा शुरू कर सकता है। ए चाइल्ड आस्क हाउ डज सी वाटर बिकम फ्रेश वाटर अगेन आफ्टर रीचिंग द सी, विच नेचुरल प्रोसेस कैन दिस इनिशिएट डिस्कशन अबाउट। जल चक्र और वाष्पीकरण, केवल जमना, केवल अवसादन या केवल पाचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल चक्र और वाष्पीकरण। देखिए, समुद्र में जाने के बाद खारा पानी जो होता है ना, वाष्पित होकर मीठी पानी में बारिश में रूप में बदल देता है। ये कैसे लौटता है, ठीक है। देखिए कैसे, समुद्र में जाने के बाद खारा पानी वाष्पित होकर मीठे पानी की बारिश के रूप में कैसे लौटता है। यह प्रश्न यानी जल चक्र, वाटर साइकिल और वाष्पीकरण पर चर्चा शुरू करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूजल के बारे में सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट ग्राउंड वाटर इज करेक्ट। यह केवल नदियों में पाया जाता है, यह भूमि के नीचे छिद्रों और दरारों में संग्रहित हो सकता है, यह केवल समुद्र में पाया जाता है, यह वर्षा से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भूमि के नीचे छिद्रों और दरारों में संग्रहित हो सकता है। कैसे, देखिए, ग्राउंड वाटर वह पानी है जो जमीन के नीचे चट्टानों के छिद्रों, परतों और दरारों में संग्रहित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये एसेलेशन बेस्ड है। इसमें एसेलेशन दिया है कि पहला में कि वनों की कटाई में स्थानीय जल चक्र प्रभावित हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन कैन अफेक्ट द लोकल वाटर साइकिल। और रीजन दिया है, वनस्पति वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में जलवाष्प के योगदान की भूमिका निभाती है। वेजिटेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। दोनों सही तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, वनों की कटाई से स्थानीय जल चक्र पर बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल सही, क्योंकि पेड़ वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के जरिए वायुमंडल में जलवाष्प भेजने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। सौर ऊर्जा, कोयला, डीजल या पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। देखिए कैसे, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत माना जाता है, जबकि कोयला और डीजल प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी शहर में निजी वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभावित है। इफ द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इन अ सिटी इंक्रीजेस रैपिडली विच इफेक्ट इज लाइकली। वायु प्रदूषण और यातायात में वृद्धि, प्रदूषण का पूर्णतः समाप्त होना, ईंधन की खपत में निश्चित कमी या यातायात की समस्या समाप्त होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण और यातायात में वृद्धि होना, यानी इंक्रीज इन द एयर पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक। कैसे, देखिए, निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्र का उपयोग बच्चों को केवल स्थानों के नाम याद कराने के बजाय किस प्रकार अधिक उचित है। हाउ शुड मैप्स आइडली बी यूज इन ईवीएस रेदर देन मेरली मेकिंग चिल्ड्रंस मेमोराइज प्लेस नेम्स। ठीक है, स्थानों के बीच संबंध और दिशा समझने के लिए, केवल राज्य के नाम याद करने के लिए, या केवल अंक परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए, या केवल रंग भरने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी स्थानों के बीच संबंध और दिशा समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन अमॉन्ग प्लेसेस। कैसे, देखिए, ईवीएस में मानचित्र का उद्देश्य बच्चों से केवल जगह के नाम रटवाना नहीं होता है, बल्कि स्थानों के बीच की दूरी, संबंध और दिशाओं को समझना होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे किसी मानचित्र में उत्तर दिशा को पहचानना सीखते हैं तो ये किस प्रकार का कौशल है। इफ चिल्ड्रंस लर्न टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अ मैप विच स्किल इज दिस। स्थानिक अभिविन्यास, पोषण संबंधी कौशल, वर्गीकरण या मापन मात्र। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि स्थानिक अभिविन्यास। ठीक है, कैसे, देखिए, मानचित्र में उत्तर या अन्य दिशाओं को पहचानना स्थानिक अभिविन्यास और स्थानिक समझ से जुड़ा कौशल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से उनके घर से स्कूल तक के रास्ते का सरल नक्शा बनाने को कहता है। यह गतिविधि मुख्यतः किसे विकसित करती है। ए टीचर आस्क्स चिल्ड्रंस टू ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल। दिस एक्टिविटी मेनली डेवलप स्थानीय समझ और प्रतिनिधित्व, केवल सुलेख, केवल स्मरण, केवल गणना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक समझ और प्रतिनिधित्व। ठीक है, कैसे, देखिए, घर से स्कूल के रास्ते का नक्शा खुद खींचना बच्चों में स्थानिक समझ और अपने परिवेश को कागज पर दर्शाने की क्षमता का विकास करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवास की अवधारणा को सबसे व्यापक रूप से दर्शाता है। विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ शेल्टर या हैबिटेट मोस्ट ब्रॉडली। केवल घर की दीवारें, मनुष्य या जीव के रहने
रहने और आवश्यकताओं को पूरा करने का परिवेश, या केवल छत, या केवल फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मनुष्य या जीव के रहने और आवश्यकताओं को पूरा करने का परिवेश। कैसे देखिए, आवास या शेल्टर की व्यापक अवधारणा केवल दीवारों या छत तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह वह पूर्ण परिवेश है जो किसी जीव को सुरक्षा और उसकी जैविक जरूरत पूरा करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहां के घरों की बनावट में कौन सा अनुकूल उपयोगी हो सकता है? अनुकूलन, ठीक है। इफ एन एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल विच एडेप्टेशन इन हाउस डिजाइन में बी यूजफुल। उचित जल निकासी और ढलानदार छत, पूरी तरह सपाट छत और जल निकासी का अभाव, खिड़कियां पूरी तरह बंद रखना, घर को नदी के बीच बनाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उचित जल निकासी और ढलानदार छत। कैसे देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए उचित जल निकासी और ढलानदार छतें सबसे उपयुक्त अनुकूलन है, इसलिए ताकि पानी क्या हो, जमा ना हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को अलग अलग पक्षियों की चोंच की तस्वीरें दिखाकर उनके भोजन से संबंधित स्थापित करने को कहना किस प्रकार का अधिगम है? आस्किंग चिल्ड्रन टू रिलेट डिफरेंट बर्ड्स बीक टू देयर फूड हैबिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अनुकूलन आधारित तर्क, केवल स्मृति, नकल या यांत्रिक लेखन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अनुकूलन आधारित तर्क, एडेप्टेशन बेस्ड रीजनिंग। देखिए कैसे, पक्षियों की चोंच की बनावट को उनके खान पान और जीवन शैली से जोड़ना अनुकूलन आधारित तर्क कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एसेलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो एसेलेशन ए में है, पक्षियों की चोंचों में विविधता उनके भोजन और जीवन शैली से संबंधित हो सकती है, ठीक है। वेरिएशन इन बर्ड्स बिक्स कैन बी रिलेटेड टू देयर फूड एंड लाइफ स्टाइल। रीजन है, सभी पक्षी बिल्कुल समान प्रकार का भोजन करते हैं। ऑल बर्ड्स ईट एक्चुअली द सेम टाइप ऑफ बर्ड्स। दोनों सही तथा आर सही व्याख्या है, दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए कैसे, पक्षियों की चोंचों में विविधता उनके भोजन और जीवन शैली संबंधित होती है, बिल्कुल सही, लेकिन सभी पक्षी बिल्कुल समान प्रकार का भोजन करते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर अपने शरीर के तापमान को मुख्यतः बाहरी पर्यावरण पर निर्भर रखता है? Which animals mainly depends on the external environment to maintaining its body temperature? छिपकली, मनुष्य, गाय या बिल्ली? तो इसका राइट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर ए है, छिपकली ने निर्जा। छिपकली क्या है? एक कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, या इक्टोथर्म क्या है? ये जीव है जिसका शरीर का तापमान क्या होता है, मुख्य रूप से बाहरी पर्यावरण पर निर्भर करता है, जबकि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब जो होते हैं वो समतापी होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट ऑप्शन नंबर, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे से पूछा जाए ऊंट के लंबे पैर और चौड़े पैर रेगिस्तान में उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, यह प्रश्न किस प्रकार का सोच का उदाहरण है? आस्किंग हाउ माइट अ कैमल्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड फीट बी यूजफुल इन अ डेजर्ट रिप्रेजेंट विच लेवल ऑफ थिंकिंग? अनुप्रयोग एवं विश्लेषण, केवल स्मरण, केवल पहचान या नकल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयोग एवं विश्लेषण, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। कैसे? ऊंट के लंबे और चौड़े पैरों की उपयोगिता रेगिस्तान के संदर्भ में बताना तथ्यात्मक रटा नहीं बल्कि अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग और विश्लेषण होता है, यानी कि एप्लीकेशन एंड क्या है, एनालिसिस है, अनुप्रयोग एवं विश्लेषण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पौधे और जानवरों के प्रति बच्चों में संवेदनशील विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? विच एक्टिविटी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग सेंसिटिविटी टूवर्ड्स प्लांट एंड एनिमल्स इन ईवीएस? स्थानीय जैव विविधता का अवलोकन और देखभाल संबंधी गतिविधि, केवल नाम रटवाना, केवल परीक्षा लेना या जीवों की तस्वीरें याद कराना? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थानीय जैव विविधता का अवलोकन और देखभाल संबंधी गतिविधि। देखिए कैसे, बच्चों में पौधों और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या होता है, रटन के बजाय स्थानिक जैव विविधता का प्रत्यक्ष अवलोकन और उनकी देखभाल करना सबसे उपयुक्त है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक किसी बच्चे के उत्तर को तुरंत सुधारने के बजाय अन्य बच्चों से पूछता है, क्या कोई इस तरह के सहमत या असहमत है, क्यों, किस प्रकार का कक्षा को दर्शाता है? ए टीचर आस्क्स अदर चिल्ड्रन, does anyone agree or disagree with this answer? Why? Instead of immediately correcting a child answer, what does they reflect? संवादात्मक एवं चिंतनशील कक्षा
शिक्षक केंद्रित निष्क्रिय कक्षा, केवल व्याख्यान कक्षा या दंडात्मक कक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि संवादात्मक एवं चिंतनशील कक्षा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, शिक्षक द्वारा तुरंत सही उत्तर बताने के बजाय अन्य बच्चों से पूछना कि कौन सहमत है या असहमत है, क्यों, एक संवादात्मक और चिंतनशील कक्षा का परिचायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकलन का अधिक उपयुक्त उदाहरण है, विच इज द मोर एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट। केवल साल के अंत में परीक्षा, या गतिविधियों, अवलोकन और बच्चों के कार्य से निरंतर जानकारी लेना, या केवल उपस्थिति दर्ज करना, या केवल गृह कार्य की संख्या गिनना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गतिविधियों, अवलोकन और बच्चों के कार्यों से निरंतर जानकारी लेना। देखिए कैसे, ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका साल के अंत की परीक्षा नहीं होती है, बल्कि गतिविधि, दैनिक अवलोकन और बच्चों के पोर्टफोलियो के निरंतर साझा जुटाना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की ईवीएस कॉपी में उत्तर गलत है लेकिन उसकी मौखिक व्याख्या तर्कसंगत है, तो शिक्षक का क्या करना चाहिए। इफ अ चाइल्ड रिटन ईवीएस आंसर इनकरेक्ट बट द चाइल्ड ओरल एक्सप्लेनेशन इज लॉजिकल, व्हाट शुड बी टीचर डू। केवल गलत उत्तर देखकर अंक काट देना, या उसकी सोच और तर्क को समझकर आवश्यकता सुधारात्मक सहायता देना, या बच्चे को कमजोर घोषित करना है, उसे उत्तर रटने को कहना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सोच और तर्क को समझकर आवश्यकता सुधारात्मक सहायता देना। देखिए कैसे, यदि लिखित उत्तर गलत है लेकिन मौखिक स्पष्टीकरण तार्किक है, तो शिक्षक को बच्चे की वैचारिक समझ को समझकर उसे क्या करना चाहिए, सकारात्मक मार्गदर्शन देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। बच्चे को केवल उत्तर याद करने को कहना या गलत उत्तर देने के बाद सीखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। कैसे देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण यह मानता है कि ज्ञान किसी के द्वारा थोपा नहीं जाता, बल्कि बच्चे अपने सक्रिय अनुभव और परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके खुद ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पूछता है, मछलियां पानी में रहते हुए भी डूबती क्यों नहीं है। शिक्षक इस प्रश्न का उपयोग किस प्रकार कर सकता है। ए चाइल्ड आस्क, व्हाई डोंट फिश सिंक व्हाइल लिविंग इन वाटर, हाउ कैन द टीचर यूज दिस क्वेश्चन। प्रश्न को टालकर तैरने, उछाल और मछली के शरीर के अनुकूलन पर चर्चा शुरू करके, या केवल उत्तर रटवा करके, या बच्चे को चुप करा करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तैरने, उछाल और मछली के शरीर के अनुकूलन पर चर्चा शुरू करके। देखिए कैसे, मछली के डूबने या तैरने से जुड़े बच्चे के प्रश्न का उपयोग शिक्षक को क्या करना है, बोयंसी और जलीय अनुकूलन पर रोचक चर्चा शुरू करने के लिए करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के बारे में सही है, विच स्टेटमेंट अबाउट एयर इज करेक्ट। वायु का कोई स्थान नहीं घेरता। ठीक है, वायु स्थान घेरती है और दाब डाल सकती है। वायु केवल ऑक्सीजन है, या वायु में कोई गैस नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु स्थान घेरती है और दाब डाल सकती है। कैसे, वायु के भौतिक गुणों में यह सर्वविदित है कि हवा अदृश्य होती है, लेकिन वह स्थान घेरती है यानी आयतन होता है, और चारों तरफ दबाव यानी प्रेशर डालती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक खाली गुब्बारे को फुलाया जाता है तो इसका सबसे सरल प्रमाण क्या है कि वायु स्थान घेरती है। When an empty balloon is inflated, what is the simplest evidence that air occupies space? गुब्बारे का आकार बढ़ता है, गुब्बारा गायब हो जाता है, वायु दिखाई देती है, या गुब्बारा ठोस बन जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, गुब्बारे का आकार बढ़ता है। द बैलेंस एक्सपेंड्स। कैसे, खाली गुब्बारों में हवा भरने पर उसका फूलना और आकार बढ़ना, इस बात का सबसे सरल प्रमाण है कि हवा क्या करती है, स्थान घेरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये एसरेशन बेस्ड है। एसरेशन ए में दिया है कि पेड़ों की जड़ें मृदा अपरदन को कम करने में सहायक हो सकती है। ट्री रूट्स कैन हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोशन, और रीजन है जड़ें मिट्टी के कणों को बांधने में मदद कर सकती है। रूट्स कैन हेल्प बाइंड सॉइल पार्टिकल्स। दोनों सही, आ सही व्याख्या है, दोनों सही, लेकिन आ सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आ गलत, ए गलत, आ सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और आ सही व्याख्या करता है। देखिए, पेड़ों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकने में बेहद मददगार होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूती से जकड़ कर क्या करती है, बांध कर रखती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के बारे में सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट अ बैलेंस डाइट इज करेक्ट। केवल
इसमें केवल प्रोटीन होना चाहिए, या इसमें विभिन्न पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होने चाहिए, या इसमें केवल फल होने चाहिए, या इसमें वसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें विभिन्न पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। देखिए कैसे, एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट वह है जिसमें शरीर की जरूरत के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा में मौजूद हो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को कचरा और संसाधन के बीच संबंध समझाना हो तो सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा? Which is the most appropriate examples to explain the relationship between waste and resource? जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाना, सभी कचरे को जलाना, कचरे को नदी में फेंकना, या प्लास्टिक को खुले में छोड़ना? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाना। देखिए कैसे, कचरे को संसाधन में बदलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण जैविक कचरे यानी रसोई के छिलके आदि से उपजाऊ खाद या कंपोस्ट तैयार करना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों को अपने समुदाय के जल स्रोतों का सर्वेक्षण करने को कहना कि किस प्रकार का अनुभव प्रदान करता है? आस्किंग चिल्ड्रंस टू सर्वे वाटर सोर्सेस इन देयर कम्युनिटी प्रोवाइड्स व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? वास्तविक जीवन आधारित क्षेत्र अध्ययन, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अनुभव, केवल रटने का अनुभव, या केवल परीक्षा आधारित अनुभव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन आधारित क्षेत्र अध्ययन, रियल लाइफ फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस। कैसे, देखिए, बच्चों से समुदाय के जल स्रोतों का सर्वेक्षण कराने से उन्हें पढ़ाई के बजाय वास्तविक जीवन पर आधारित क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस का अनुभव मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा, यदि आपके गांव में पेड़ आधे हो जाए तो 5 साल बाद क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? ए टीचर आस्क्स, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन योर विलेज बिकम्स हाफ, व्हाट चेंजेस माइट अकर आफ्टर 5 years? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? पूर्वानुमान एवं कारणात्मक सोच, केवल तथस्मरण, हाँ या नहीं प्रश्न, शब्दार्थ प्रश्न? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वानुमान एवं कारणात्मक सोच, प्रिडिक्शंस एंड कैजुअल थिंकिंग। कैसे, देखिए, गांव में पेड़ आधे होने पर 5 साल बाद क्या परिणाम होंगे? यह सवाल बच्चों में भविष्य के प्रति पूर्वानुमान लगाने और कारणात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरणीय संतुलन को सबसे अच्छी तरह समझाता है? विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस? क्या होगा? सभी जीवों की संख्या हमेशा समान रहती है, या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच अपेक्षाकृत स्थिर अंतःक्रियात्मक संतुलन बना रहता है, या केवल पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है, या केवल जानवरों की संख्या कम हो जाती है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच अपेक्षाकृत स्थिर अंतःक्रिया संतुलन बना रहता है। ठीक है, देखिए, ए रिलेटिविटी स्टेबल बैलेंस ऑफ इंटर रिएक्शंस अमॉन्ग इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। कैसे, देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस का सही अर्थ यह है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के बीच एक स्थिर और सुसंगत अंतःक्रिया बनी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये एसोलेशन बेस्ड है। देखिए, एसोलेशन ए में दिया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को बच्चों के स्थानीय अनुभव का विकल्प सही नहीं माना जाना चाहिए। द ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर चिल्ड्रंस लोकल एक्सपीरियंस। रीजन है, बच्चे अपने आसपास के परिवेश से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं जिसे कक्षा में सीखने से जोड़ा जा सकता है। चिल्ड्रंस गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स विच कैन बी कनेक्टेड विथ क्लासरूम लर्निंग। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत और आर सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को बच्चों के स्थानिक अनुभव का विकल्प नहीं माना जाना सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं वही उन्हीं स्कूल से सीखकर मुख्य आधार बनते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीटेट ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक उपयुक्त है सीटेट में? ठीक है, विच अप्रोच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस इन सीटेट? केवल तत्वों और परिभाषाओं को याद करवाना, या बच्चे के अनुभव, अवलोकन, प्रश्न, गतिविधि और चर्चा को सीखने से जोड़ना, या केवल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न करवाना, या केवल शिक्षक का व्याख्यान? इसका राइट आंसर जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बच्चे के अनुभव, अवलोकन, प्रश्न, गतिविधि और चर्चा के सीखने से जोड़ना। कैसे, देखिए, सीटेट और ईवीएस
शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के अनुसार सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण यह है कि बच्चे की निजी अनुभव, अवलोकनों, जिज्ञासा और चर्चा को मुख्य शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका महामैराथन था आज का सीटेट का। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार फिर से सबको जय हिंद, जय भारत।